हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बायोलॉजी का नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आप इसके अंदर अपनी मेन हेडिंग डालेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके अंदर जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है व्हाट इज सेल, कि सेल है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर यही देखेंगे कि सेल होती क्या है। ठीक है, और इसके अंदर आप सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? व्हाट इज सेल। सेल क्या है? देखो, अगर हम बात करें कि सेल क्या होती है तो सेल को हम तीन बातों से यहाँ पर समझने वाले हैं। कितनी बातों से? तीन बातों से। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है, सेल इज द सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की जो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है? हमारी सेल है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो, ये हमने जो सेल है उसको बेसिक या फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा है। तो देखो, यहाँ पर जो हमारी लाइफ है, लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो आप लाइफ को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लाइफ का क्या मतलब लिया है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कौन है? सेल है। देखो इसका रीजन क्या है? जो हमारी सेल है, सेल वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है जो बिना किसी दूसरे की हेल्प से इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती है। तो इससे छोटी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती हो। तो वो सबसे छोटी स्ट्रक्चर, वो सबसे छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती है वो कौन है? हमारी सेल है। और इसी वजह से हमने सेल को लाइफ की बेसिक या लाइफ की फंडामेंटल यूनिट कहा है। ठीक है, आपको हर एक चीज का यहाँ पर रीजन पता होना चाहिए कि हमने इस बात को यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो हम यहाँ पर हर चीज के रीजन के साथ समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इसका आप रीजन भी लिखते हुए चलेंगे कि एनीथिंग लेस देन a complete structure of cell does not ensure independent living. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। कि जो सेल की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उससे छोटी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती हो। और इसी वजह से हमने सेल को क्या कहा है? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कहा है। ये हमारी सेल की पहली बात है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल इज स्ट्रक्चरल unit of all living organism। दूसरी बात क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कौन है? हमारी सेल है। देखो इस बात के बारे में तो आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। वहां पर एक चैप्टर होता है साइंस के अंदर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर बताया जाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी सेल से मिलके बनी है। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल है। इसीलिए हमने सेल को क्या कहा है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है। ठीक है, देखो
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। और उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए सबसे जो जरूरी कंपोनेंट है, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है, हमारी सेल है, जिसके बिना आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, वो है हमारी सेल। इसीलिए सेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इसकी वजह से हमने सेल को क्या कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है। ये हमारी हो गई दूसरी बात। इसका रीजन भी आप यहाँ पर लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। और उनकी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी जो चीज है वो क्या है, हमारी सेल है। इसीलिए हमने सेल को क्या कहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट कहा है। तीसरी बात यहाँ पर क्या है, वो ये कि सेल इज फंक्शनल यूनिट of all living organisms। देखो, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी फंक्शनल यूनिट भी कौन है, सेल है। अब इसका क्या मतलब रीजन है, देखो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी फंक्शन करे। देखो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो बॉडी के बाहर भी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, हाथों से कोई काम करना। ये सभी क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन है। तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सभी फंक्शंस को कराने के लिए सबसे जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो क्या होती है, सेल होती है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स काम करना बंद कर दे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहकर भी कोई फंक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए फंक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने इसको क्या कह दिया, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका रीजन ऑल functions of an organism is done by its cells। देखो, all functions of an organism is done by its cells। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी को, वो सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, उसकी सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। देखो, फंक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमने कहा फंक्शनल यूनिट। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए क्या कहा, स्ट्रक्चरल यूनिट। और वो सबसे बेसिक, वो सबसे फंडामेंटल यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, बेसिक या फंडामेंटल यूनिट कहा है। तो यहाँ पर हमारी सेल की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर खत्म होती है। आप इन तीन बातों से समझ सकते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेल की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक दो टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, साइटोलॉजी। देखो, साइटोलॉजी क्या होती है, अगर आप कोई नॉर्मल सेल लें और उस नॉर्मल सेल की सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो किसी भी नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करने को जो हम टर्म देते हैं वो होती है हमारी साइटोलॉजी। ठीक है, क्या होती है, देखो कोई भी आप नॉर्मल सेल लें और उस नॉर्मल सेल की आप सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो उस स्ट्रक्चर की स्टडी करने को जो हम टर्म देते हैं वो होती है हमारी साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसमें एक और टर्म है, वो है हमारी सेल बायोलॉजी। अब देखो, सेल बायोलॉजी क्या होती है, अगर आप किसी भी सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसके फंक्शन की स्टडी करें,
मतलब आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी सेल की कंप्लीट स्टडी करने को जो हम टर्म देते हैं वो होती है हमारी सेल बायोलॉजी। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या टर्म देते हैं, साइटोलॉजी, और किसी भी सेल की कंप्लीट स्टडी करने को जो हम टर्म देते हैं वो क्या है, हमारी सेल बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, functions and every aspect of cell। देखो सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी, सेल के फंक्शन की और सेल के हर एक चीज के बारे में स्टडी करने को हम टर्म देते हैं सेल बायोलॉजी। ये दो टर्में हमारे पास, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में अब हम सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किन किन साइंटिस्टों ने सेल की डिस्कवरी के लिए अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, और इसके अंदर भी जो हमारी इसके अंदर जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो जब भी हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। देखो रॉबर्ट हुक का नाम इसलिए आता है क्योंकि देखो सेल, जो हमारी सेल है उसके बारे में जो पहले साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में बताया था और पहली सेल को डिस्कवर किया था। इसीलिए जब भी हम सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या आता है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सेल के बारे में पहली बार बताया था। तो इन्होंने सेल के बारे में बताया था बच्चों 1665 के अंदर, 1665 में। अब देखो इन्होंने सेल के बारे में क्या बताया, कैसे इन्होंने सेल के डिस्कवरी के लिए क्या क्या अपना जो प्रोसेस लगाया था वो क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो इन्होंने क्या लिया, एक प्लांट का कोर्क पार्ट लिया। क्या लिया? कोर्क पार्ट, कोर्क। अब ये कोर्क क्या होता है? ये कोर्क प्लांट का डेड और ड्राई मटेरियल होता है। क्या होता है? डेड एंड ड्राई प्लांट मटेरियल। ये कोर्क क्या होता है? प्लांट का डेड एंड ड्राई मटेरियल होता है और इस कोर्क को आप हिंदी में कहते हैं छाल। क्या कहते हैं? छाल। आपने कोई भी नॉर्मल प्लांट देखा होगा, उसके चारों तरफ साइड में एक हार्ड हार्ड सा पार्ट लगा होता है। ठीक है, जो आपने कोई भी नॉर्मल प्लांट देखो और उसके साइड में जो आपको हार्ड पार्ट दिखता है वही क्या है? हमारा कॉर्क है। उसी को आप क्या कहते हैं? छाल कहते हैं। तो रॉबर्ट ने कोर का छोटा सा टुकड़ा लिया, एक छोटा सा पीस लिया कोर का, और कोर क्या है? डेड एंड ड्राई प्लांट मटेरियल है। फिर इन्होंने इसको ट्रांसवर्सली कट किया, कोर लिया, फिर इसको इन्होंने क्या किया? ट्रांसवर्सली कट किया। अब ट्रांसवर्सली कट क्या होता है? देखो मान के चलो ये हमारा कोई कॉर्क है, ठीक है। इसको इन्होंने ऐसे कट किया बीच में से, ऐसे। जब हम किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को अगर ऐसे बीच में से कट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्सली कटिंग। ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर इन्होंने क्या किया? कट किया। अगर आप किसी भी चीज को उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्सली कटिंग। अगर आप किसी भी चीज को उसकी लेंथ के पैरेलल कट करते हैं, अगर आप इसको बीच में से कट कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से उसकी लेंथ के साथ साथ उसकी लेंथ के पैरेलली कट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली कटिंग। ठीक है, लेकिन इन्होंने लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया तो ऐसी कटिंग को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्सली कटिंग कहते हैं। तो इन्होंने कोर को कैसे कट किया था? ट्रांसवर्सली कट किया, और कट करने के बाद फिर इन्होंने इसको कटे हुए कोर के कटे हुए पीस को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो
कोर्क लिया, कोर्क को ट्रांसवर्सली कट किया, कट करने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो इन्होंने कुछ इस तरीके से देखा, ये मान के चलो कोर्क है, और इन्होंने देखा कि इस कोर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ इस तरीके से चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर है। और इस रॉबर्ट हुक ने इन्हीं चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर को, ये चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर देखी, चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर, चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर देखी, और इन्हीं को जो हमारे रॉबर्ट हुक है इन्होंने इसको नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। और इसी सेलुला से बाद में लेटर, बाद में जो नाम आया था वो आया था बच्चों हमारा सेल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सेल के बारे में क्या रखी थी, अपनी बात रखी थी। देखो एक बार इसको दोबारा देखें, इन्होंने क्या किया, एक कोर्क लिया। कोर्क क्या होता है? प्लांट का डेड एंड ड्राई मटेरियल होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं छाल। फिर इन्होंने इसको ट्रांसवर्सली कट किया, ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर इन्होंने कट किया। फिर कट करने के बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व किया। तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा कि इस माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारी चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो उन्हीं चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था? सेलुला। और इसी सेलुला से बाद में जो हमारा नाम आया था वो आया था सेल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सेल के बारे में बताया था। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है, देखो इन्होंने जिस पार्ट के ऊपर स्टडी करी थी, जिस पार्ट को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, वो पार्ट कैसा था? डेड पार्ट था। कैसा था? डेड पार्ट। तो इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल भी कैसी थी? डेड सेल थी। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो ये बातें आपको रॉबर्ट हुक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख भी लें, इन्होंने क्या की, डिस्कवर्ड डेड सेल। कैसी सेल डिस्कवर की थी? डेड सेल। तो ये पहले साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने सेल के बारे में पहली बार बताया था। इसके बाद हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो सेल की डिस्कवरी के अंदर जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है एंटोन वॉन लियोनहुक। दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट है वो है एंटोन वॉन लियोनहुक। देखो ये भी अपने टाइम के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो और ये वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा था। देखो रॉबर्ट हुक तो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल को पहली बार देखा था, लेकिन जो एंटोन वॉन लियोनहुक है ये वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा और लिविंग सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। हालांकि इसके बारे में और बहुत सारी भी बातें हैं, लेकिन आपको वो सारी बातें याद नहीं रखनी है। बस आपको इतना याद रखना है इन्होंने क्या की थी? डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग एनिमल सेल। और इन्होंने जो पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो सेल किसकी थी बच्चों? एनिमल की थी। ठीक है, तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है कि जो एंटोन वॉन लियोनहुक है इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था? एक रेन वाटर लिया, फिर रेन वाटर को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और उस रेन वाटर के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और बैक्टीरिया के बारे में बताया। और ये वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में पहली बार बताया था। इसीलिए हम एंटोन वॉन लियोनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, कि जो बैक्टीरिया है उसके बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन है? हमारे एंटोन वॉन लियोनहुक। और माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है ये सब क्या है? माइक्रोब्स के अंदर आते हैं। तो इसलिए हम एंटोन वॉन लियोनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट हमारे यही थे। फिर इन्होंने ब्लड लिया, ब्लड के अंदर इन्होंने ब्लड को फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप अंदर रखा, फिर इन्होंने ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने काफी सारी बातें की थी, लेकिन आपको वो सारी बातें याद नहीं रखनी है। सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो लिविंग सेल है उसकी जो डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन
लियोनोग्रे। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, देखो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? जब देखो रॉबर्ट ब्राउन का टाइम आया, उससे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी भी हो चुकी थी और डेड सेल की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इनको इंटरेस्ट था सेल के बारे में स्टडी करने में, ठीक है। तो इन्होंने जब जब इनका टाइम आया तो उस टाइम तक सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इन्होंने सेल के अंदर डिस्कवरी करनी स्टार्ट कर दी, सेल के अंदर इन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट करी। तो जब इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की थी वो की थी 1831 में, 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इसके बाद में हमारे पास एक दो साइंटिस्ट और आते हैं जो बहुत जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और उनका जो इनके अंदर हम जो पहला साइंटिस्ट पढ़ेंगे उसका नाम है एम.जे. स्लाइडेन। एम.जे. स्लाइडेन, देखो एम.जे. स्लाइडेन जो थे उन्होंने अपनी बात जो रखी थी वो रखी थी 1838 में। कब रखी थी? 1838 में। और ये जो रहने वाले थे वो थे ये जर्मन के। कहाँ के? जर्मन के। और जर्मन के ये कौन थे? बोटनिस्ट। बोटनिस्ट। अब देखो बोटनिस्ट क्या होता है? हमारे पास दो तरीके के साइंटिस्ट होते हैं, एक होते हैं बोटनिस्ट, एक होते हैं जूलॉजिस्ट। बोटनिस्ट वो साइंटिस्ट हैं जो इन प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? बोटनिस्ट। तो जो हमारे एम.जे. स्लाइडेन थे ये कौन थे? बोटनिस्ट थे और जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने जो अपनी बात रखी थी वो रखी थी 1838 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? देखो बहुत सारे प्लांट्स लिए और फिर उन सभी प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, फिर उनकी जो बॉडी है उनको कट करके उनके अंदर जो स्टडी करनी अपनी स्टार्ट करी थी। फिर उन्होंने बाद में आकर एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलके बने हैं और वो सेल्स प्लांट के अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और फिर टिश्यू कंप्लीट प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इतनी बात बताई थी एम.जे. स्लाइडेन ने। देखो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी प्लांट सेल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और ये सेल जो प्लांट के अंदर है वो सेल्स मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और टिश्यू फिर क्या करता है? कंप्लीट प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ cells and cells form tissue। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और सेल्स फिर क्या बनाती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और फिर ये टिश्यू कंप्लीट प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इतनी बात बताई थी एम.जे. स्लाइडेन ने। अब इसके बाद में जो हमारे पास अगले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है थियोडोर स्वान। अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है? थियोडोर स्वान। और इन्होंने अपनी जो बात रखी थी वो रखी थी 1839 में, ठीक है। ये भी जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मन के। अब से कुछ टाइम पहले इनको हम ब्रिटिश साइंटिस्ट कहते थे कि ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। लेकिन अब अगर इसको चेंज कर दिया है, अब इसको भी जो हमारे स्लाइडेन थे, स्लाइडेन भी जर्मन के हैं और स्वान भी अब क्या हो गए? जर्मन के हो गए, ठीक है। तो अब जो हमारे स्वान है, स्वान कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। और ये साथ में क्या है? जूलॉजिस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। तो इन्होंने अलग अलग एनिमल्स की सेल्स के ऊपर स्टडी करी
और जब इन्होंने अलग अलग एनिमल्स की सेल्स के ऊपर स्टडी करी तो इन्होंने बताया कि जो हमारी सेल है उस सेल के चारों तरफ एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सभी जो हमारी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के आउटर साइड एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है और उसी थिन लेयर को आज हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या बताया कि सेल्स हैव thin outer layer. Today it is known as cell membrane या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये बात बताई थी इन्होंने कि जो हमारी जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के पास आउटर साइड में एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है और उसी थिन लेयर को आज हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी किसने की थी? थियोडोर स्वान ने। हालांकि इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो हमारी सेल्स हैं उन सब के पास आउटर साइड एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। इन्होंने नाम नहीं दिया था, नाम तो इसको हमने बाद में दिया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इन्होंने बताया था कि जो सेल्स है उनके चारों तरफ एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है और उसी थिन लेयर को अब हम क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको याद रखना है किसने की थी? थियोडोर स्वान ने। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने बताई थी सेल्स के बारे में। इसके बाद देखो इन्होंने एनिमल की सेल्स को स्टडी करी थी। इसके साथ साथ ये बहुत चालाक थे। इन्होंने एनिमल्स के साथ साथ इनको प्लांट्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसीलिए इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की सेल्स के ऊपर भी क्या की थी? स्टडी करी थी। ये जानने के लिए कि जो एनिमल्स की जो सेल्स हैं उन सभी के पास तो क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होती है। तो इन्होंने क्या की थी? उनके साथ साथ also study plant cells। इनके साथ साथ इन्होंने प्लांट्स की सेल्स के ऊपर भी स्टडी करी और जब इन्होंने प्लांट की सेल्स के ऊपर स्टडी करी तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल हैव थिक आउटर लेयर। टुडे it is known as cell wall। देखो जब इन्होंने प्लांट्स की सेल्स के ऊपर स्टडी करी तो इन्होंने बताया कि जितनी भी हमारी प्लांट्स की सेल्स है उन सभी के आउटर साइड में एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। कैसी लेयर? थिक लेयर। और उसी थिक लेयर को आज हम क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। तो यहाँ पर आपको ये बात, और इन्होंने ये भी बताया कि जो ये थिक लेयर है ये सिर्फ प्लांट की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है? यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और इसी को इन्होंने क्या कहा? प्लांट का एक यूनिक फीचर। क्योंकि ये जो थिक लेयर है ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट की सेल के अंदर। अब देखो आप याद रखना कि सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की? स्वान ने। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिस्कवरी भी किसने की? स्वान ने। अब देखो बच्चे यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि जो सेल वॉल है वो पाई जाती है प्लांट की सेल्स के अंदर और जो प्लांट की सेल्स के ऊपर स्टडी किसने की थी? थियोडोर स्लाइडेन ने। ठीक है, एमजे स्लाइडेन ने प्लांट के सेल्स के ऊपर स्टडी करी थी। तो वो समझते हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की होगी? थियोडोर एमजे स्लाइडेन ने। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की इन दोनों की जो स्टडी है वो इन दोनों की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? थियोडोर स्वान ने। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं थियोडोर स्वान के बारे में। अब देखो इतना क्लियर है। इसके बाद जो हमारे थियोडोर स्वान थे और जो हमारे एमजे स्लाइडेन थे इन दोनों की बातें मतलब सेम सेम सी थी। ठीक है, और इन्होंने एक सेम टाइम पर भी अपनी बातें रखी थी। तो इन दोनों ने मिलकर के काम किया। क्या किया? मिलकर के काम किया और इन्होंने मिलकर के एक सेल थ्योरी बनाई। क्या बनाई? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल के लिए एक जो थ्योरी बनाई उसी को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल थ्योरी नाम दिया।
और उस सेल थ्योरी के अंदर बच्चों इन्होंने वो सारी बातें लिखी जो सभी सेल्स के ऊपर क्या करती हो, अप्लाई करती हो। उन सारी बातों को इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर लिखा। सेल थ्योरी बनाने का पर्पस देखो क्या था। सेल थ्योरी बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि ताकि सेल्स के बारे में जब भी बाद में जो लोग आए उनको स्टडी करने में आसानी हो। और इन्होंने क्या कहा कि हम इस सेल थ्योरी के अंदर सेल्स की सभी बातों को एक साथ लिख देंगे ताकि बाद में जो लोग आए इस सेल थ्योरी को पढ़ें और सेल के बारे में सारी बातें जान जाएं। ये पर्पस था सेल थ्योरी देने का। ठीक है। इससे पहले जो हमारे ये स्वान साहब थे इनको प्लांट के ऊपर भी नॉलेज थी और एनिमल्स के ऊपर भी नॉलेज थी। तो इन्होंने अपनी एक विचार रखा, अपना एक आइडिया दिया, अपना एक हाइपोथेसिस दिया। ठीक है। इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, इन्होंने कहा कि ही प्रपोज hypothesis that bodies of plants and animals are made up of cells and cell product। देखो इन्होंने अपना एक आइडिया दिया, एक अपना हाइपोथेसिस दिया। ठीक है। इन्होंने उस हाइपोथेसिस के अंदर क्या लिखा, इन्होंने कहा कि जो प्लांट और एनिमल्स है उन सभी की बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है और सेल के प्रोडक्ट्स है। अब ये सेल प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। सिर्फ आप इतना याद रख लें, इन्होंने अपना हाइपोथेसिस में क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो सभी किससे मिलके बनी है, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं स्वान के बारे में। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी सेल थ्योरी की जो इन्होंने सेल थ्योरी दी वो उसके अंदर इन्होंने क्या बात रखी। इसमें आप हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी। अब ये जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कब दी गई थी, 1838 से और 1839 के बीच में। ठीक है। और ये गिवन बाय एमजे स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। देखो सेल थ्योरी क्या है, सेल के लिए जो थ्योरी दी गई उसी को हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। और ये कब दी गई थी, 1838 से 1839 के बीच में। और एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को क्या किया था, दिया था। ठीक है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको वो सारी बातें याद नहीं रखनी, जो जरूरत की बातें हैं वो ही आपको इसके अंदर क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात लिखी थी कि ऑल लिविंग organisms are made up of cells। ठीक है। सबसे पहली बात इन्होंने इसके अंदर ये लिखी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। और यही बात आपको सेल थ्योरी के अंदर याद रखनी है। हालांकि इसके आगे भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो बातें आपकी जरूरत की नहीं है। ठीक है। तो ये बातें आपको सेल थ्योरी की याद रखनी है कि 1838 और 1839 के बीच में दी गई, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई। और सबसे जरूरी बात लिखी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। और ये जो बातें इन्होंने लिखी, जो सेल थ्योरी इन्होंने उस टाइम पर दी थी, सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। और इस बात को आज तक हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलके बने हैं। ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने स्लाइडेन और स्वान से सवाल पूछने स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि आपने जो बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। इन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात सही है, हम भी इस चीज से एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो ये सेल है, आपने कहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं,
तो इन्होंने स्लाइडेन और स्वान से ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि जो ये सेल्स हैं ये बनती कैसे हैं, इन सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब ये सवाल इनसे पूछा गया तो इन्होंने इस सवाल के बारे में कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इनके पास इसका कोई जवाब था। तो कुछ टाइम बाद इस सेल थ्योरी के हमारे पास कुछ कमी निकल के आई, कुछ ड्रॉबैक निकल के आए, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक भी आपको इसके अंदर याद रखना है कि जो हमारी सेल थ्योरी थी उसकी क्या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वो यही थी कि इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल लिख दें, ठीक है। जो नई सेल वो कैसे बनती है, नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। तो यही जो हमारी सेल थ्योरी है इसकी क्या थी, सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। इसके बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चोव। और रुडोल्फ विर्चोव आए थे लगभग 1855 के आसपास, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चोव को जब पता चला कि इनके पास नई सेल कैसे बनती है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तब आए हमारे रुडोल्फ विर्चोव और इन्होंने एक ग्रीक स्टेटमेंट दी। क्या दी, एक ग्रीक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, एक ग्रीक स्टेटमेंट दी। और वो ग्रीक स्टेटमेंट क्या थी, ओमिनस, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये थी वो ग्रीक स्टेटमेंट जो किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चोव ने, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। और इसी को एक नाम और दिया जाता है सेल लाइनेज थ्योरी, ठीक है। तो जो ये ग्रीक स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी, जब इसका इंग्लिश मीनिंग देखा गया, इंग्लिश मीनिंग, तो वो ये था कि न्यू सेल्स always arise from pre-existing cells। तो इन्होंने जो ग्रीक स्टेटमेंट दी थी उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकल के आया कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नई सेल हैं वो कहीं और से नहीं बनती बल्कि जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं उन्हीं से क्या बनती है, उन्हीं से हमारी नई सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब इन्होंने रुडोल्फ विर्चोव ने इस बात को रखा तो लोगों ने इसके बारे में सवाल पूछने स्टार्ट किए। फिर इन्होंने इसको प्रूव करके भी बताया कि जो पुरानी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को डिवाइड करती है। मान के चलो ये हमारी कोई सेल है, अब इन्हें इसने क्या किया, खुद को डिवाइड किया और कितनी सेल बना दी, दो सेल बना दी। फिर ये आप खुद को डिवाइड करेंगे फिर दो सेल बन जाएंगी और ऐसे कर करके क्या होती है, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता जाता है। मतलब एक तरीके से रुडोल्फ विर्चोव ने नई सेल का फॉर्मेशन समझाया था सेल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। और यहीं से जो हमारी सेल डिवीजन है उसके बारे में भी कहाँ से जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी, रुडोल्फ विर्चोव से ही, ठीक है। तो इन्होंने जो ये बात रखी फिर इसको जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया और फिर जो ये जो कमी थी, जो नई सेल कैसे बनती है उसकी जो हमारे पास जवाब मिल गया। फिर दूसरी सेल थ्योरी बनाई गई और उसको नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। उसके अंदर देखो ये जो बात थी ये बिल्कुल सही थी, तो उसके अंदर इस बात को सेम ऐसे ही लिख दिया गया। और इसके साथ जो इसमें कमी बताई गई कि नई सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया, तो उसके लिए इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर इस पॉइंट को इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर क्या दी गई, हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। हेडिंग क्या है हमारी, मॉडर्न, मॉडर्न सेल थ्योरी।
ठीक है। इस मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर पहली बात तो जो हमारी पुरानी सेल थ्योरी थी उसी की बात लिखी गई कि ऑल लिविंग organisms are made up of cells, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से मिलके बने हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी गई कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो हमारी नई सेल्स है वो कहाँ से बनती है, पुरानी सेल से ही क्या बनती है, नई सेल बनती है। तो इन दोनों बातों को मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर लिखा गया। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो हमारी जरूरत की नहीं है, हमको सिर्फ इतना पढ़ना है जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो सेल थ्योरी है वो टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। देखो, सेल्स के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप हैं उनके बारे में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारी हेडिंग है वो क्या है बच्चों, टाइप ऑफ organisms on the basis of number of cells। सेल्स के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के टाइप। देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो सेल्स के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के टाइप। देखो, अगर हम ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की बात करें सेल्स के नंबर के बेसिस पर, तो हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। पहला जो हमारे पास टाइप आता है वो है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और सेलुलर का मतलब है सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बने हो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओनली सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलके बना है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, और सेलुलर का मतलब सेल्स, और ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हो, जो मेनी सेल से मिलके बने हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जो मेनी सेल से मिलके बने हो, या आप ऐसे कह दें जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलके बना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए सिंगल सेल कैन एक्ट एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखो, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किससे मिलकर बना है, एक सिंगल सेल से मिलकर बना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए सिंगल सेल कैन एक्ट एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कि एक सिंगल सेल भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह क्या कर सकती है, काम कर सकती है। ठीक है, देखो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। अब इसका रीजन क्या है
कि एक सिंगल सेल भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकती है? ऐसी क्या खास बात है सेल के अंदर? तो देखो बच्चों, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली लिविंग फॉर्म में पाई जाती है बिना किसी दूसरे की हेल्प से। तो जो हमारी सिंगल सेल है, सबसे खास बात इसकी ये है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, बिना किसी दूसरे की हेल्प से। और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कब कर सकती है भाई? जब ये अपनी लाइफ के सभी जो जरूरी जरूरी फंक्शन है, जो सभी इसेंशियल फंक्शंस है, उन सभी इसेंशियल फंक्शंस को अगर ये अकेली खुद परफॉर्म कर सकती है, तभी तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी बात, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। देखो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और सभी इसेंशियल फंक्शंस को अकेले खुद परफॉर्म कर सकती है। इन दोनों खास बात की वजह से ही ये क्या करती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो आपको याद रखनी है कि आपसे कभी कोई पूछे कि एक सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे काम कर सकती है, तो आप उनसे कहना कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना जानती है, और दूसरी बात, उसको अपनी लाइफ को एग्जिस्ट, अपनी लाइफ जिंदा रहने के लिए, लाइफ की बने रहने के लिए वो क्या करती है, उसके इसेंशियल फंक्शंस को खुद अकेली परफॉर्म कर सकती है बिना किसी दूसरे की हेल्प से। तो इन दो बातों की वजह से ये क्या करती है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स की। ठीक है, देखो, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उन सभी को हमने 5 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया है। कितने ग्रुप के अंदर? 5 ग्रुप के अंदर। पहला है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांट्स। और पांचवा है एनिमल्स। देखो, इन 5 ग्रुप्स के अंदर हमने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। और जो पहले 2 ग्रुप हैं, ये जो पहले 2 ग्रुप हैं, ये वो ग्रुप हैं जिनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम एग्जांपल्स के अंदर इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। वो सभी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कितनी सेल पाई जाती है, एक सिंगल सेल पाई जाती है। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल से हम एक अलग चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर हम ये डिटेल से पढ़ते हैं। सिर्फ अभी आप नाम याद रख लें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल कौन है? मोनेरा और प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैंने आपको बता दिया कि जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल, तो जो बाकी के 3 ग्रुप बचे थे वो फंजाई, ऑल members of fungi, plants and animals। जितने भी हमारे एनिमल ग्रुप के अंदर, फंजाई ग्रुप के अंदर और प्लांट ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सभी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ यहाँ पर फंजाई के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, और वो है हमारी यीस्ट। फंजाई के अंदर यीस्ट को छोड़कर ये यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। फंजाई के अंदर यीस्ट को छोड़कर बाकी इन तीनों के अंदर जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सब चीजें आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में याद रखनी है। ठीक है,